तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं वो जैव विकास के अंतर्गत रहे हैं। जैव विकास का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें देख लेना जैव विकास क्या है। उसके बाद जैव विकास के जस्ट बाद है जैव विकास के प्रमाण। तो जैव विकास के पहला प्रमाण था तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, है ना। तो और जैव विकास का दूसरा प्रमाण था वर्गीकरण से प्रमाण। तीसरा प्रमाण था संयोजी कड़ियों से प्रमाण। चौथा प्रमाण था भ्रूणिकी से प्रमाण, ठीक है, भ्रूणिकी से प्रमाण। और चौथा नहीं, पांचवा भ्रूणिकी से प्रमाण था। और छठवां नंबर का आता है वो है जीवाश्म अभिलेखों से प्रमाण। तो ये जो हमारा जो आज का टॉपिक है वही है जीवाश्म अभिलेखों से प्रमाण, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि जीवाश्म अभिलेख क्या है या जीवाश्म क्या है ना। ये हमारा अगला टॉपिक बनेगा, जीवाश्म अभिलेखों के प्रमाण। मतलब किसको प्रमाणित कर रहे हैं हम लोग? जैव विकास को। कौन से विकास को? जैव विकास को। और जैव विकास का परिभाषा डिटेल्स मैं बता चुका हूँ, या नहीं पढ़े होंगे तो नीचे वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, तीर का निशान है, उसमें जाइए, वहाँ जैव विकास का लिंक दिया है। अच्छा, जैव विकास को एकदम नॉर्मल और बताता हूँ कि सरल जीवों से लंबे समय में धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण होता है, उसी को हम लोग जैव विकास बोलते हैं। सीधी बात है ना। तो हमको ये सिद्ध करना है कि छोटे जीव से या सरल जीव से जटिल जीव का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसको सिद्ध करना है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो जीवाश्म अभिलेख के प्रमाण। तो इसके लिए आपको पहले जीवाश्म क्या है उसको समझना पड़ेगा। जीवाश्म से हम लोग प्रमाण पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जीवाश्म क्या है? तो अति प्राचीन कालों के जीवों के, बहुत प्राचीन काल है ना, जैसे कि 4 करोड़ वर्ष पूर्व है, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसे बहुत सारे, मतलब अति प्राचीन। तो अति प्राचीन कालों के जीव, जो जीव होते हैं उस टाइम भी जीव होते थे, उस जीव के पूर्ण या आंशिक अवशेष, अवशेष मतलब जो बचा खुचा है। जैसे कोई जीव मर जाता है तो क्या बचता है? या तो हड्डी बचती है ना। तो वो हड्डी पूर्ण रूप से बच रहा है चाहे आंशिक रूप से बच रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो अति प्राचीन कालों के जीव के पूर्ण या आंशिक अवशेष जो पृथ्वी के परतदार चट्टानों में, जो पृथ्वी के परतदार चट्टानों में चट्टानीकृत अवस्था में मिलते हैं। मतलब चट्टानीकृत अवस्था मतलब क्या है कि मान लीजिए ये चट्टान है और चट्टान के नीचे कौन दबा हुआ है? ये जीवाश्म दबा हुआ है, कोई अवशेष दबा हुआ है, तो वो चपटा हो जाएगा ना, चट्टानीकृत हो जाएगा, मतलब चट्टान की तरह होने लग जाएगा वो। मतलब कहा जाए कि अगर मिट्टी में दबा है तो मिट्टी की कुछ मात्रा उसमें आ जाती है, उसी तरह चट्टान में दबा तो चट्टान की कुछ मात्रा आ जाती है, इसलिए उसको चट्टानीकृत हो जाती है। तो अति प्राचीन कालों के जीवों के पूर्ण या आंशिक अवशेष जो कि पृथ्वी के परतदार चट्टानों में चट्टानीकृत अवस्था में मिलते हैं, ठीक है, अथवा उसके प्रिंट या उसका अमाप प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मान लो जाए कोई जीव है, ये पत्थर है, पत्थर के नीचे कोई जीव का अवशेष बचा हुआ है, ठीक। तो अवशेष बचा है तो भी अच्छा है, चाहे वो पूर्ण रूप से हो चाहे आंशिक रूप से हो, ठीक है। अगर अवशेष नहीं बचा हुआ है ना, और अवशेष नहीं बचा है, उसकी जगह उस अवशेष का कोई चिन्ह बचा हुआ है या कोई अमाप बचा हुआ है, मतलब एक प्रकार से कहा जाए चिन्ह उसका। जैसे कोई भी चीज़ को पत्थर में हम अगर दबा के रखते हैं तो नीचे जो ज़मीन होती है उस ज़मीन में ना जो रेत वगैरह होता है या मिट्टी वगैरह होता है, उस मिट्टी वगैरह में ना एक चिन्ह बन जाती है, ठीक है, या प्रिंट बन जाता है, उसी को बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अति प्राचीन कालों के जीवों के पूर्ण या आंशिक अवशेष जो कि पृथ्वी के परतदार चट्टानों में चट्टानीकृत अवस्था में मिलते हैं अथवा उसके प्रिंट या अथवा अमाप प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना आपको, है ना। उसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। अब जीवाश्म अभिलेख मतलब जो पूरा अभिलेख निर्मित होगा, अभिलेख मतलब एक पूरा चार्ट बनता है उसका, ठीक है। जीवाश्मों का पूरा अभिलेख लाइन से लिखा जाता है कि कौन से वर्ष में किसका अभिलेख प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, उसको सब, ठीक है। तो ये आपको जो पॉइंट बना हुआ है अभिलेख के बारे में पॉइंट, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि जीवाश्मों का अध्ययन करना जीवाश्मिकी कहलाती है, जीवाश्मिकी कहलाती है, ठीक है। और प्राचीनतम जीवाश्म सरल संरचना का प्रदर्शित करते हैं, जबकि नवीनतम यानी अपेक्षाकृत अत्यंत कम समय वाले जीवाश्म अत्यधिक जटिलता का प्रदर्शित करते हैं। जो पुराने जीवाश्म है उसमें कुछ नहीं बचा होता है, केवल एक हड्डी बचा होता है, छोटा छोटा हड्डी बचा रहेगा। तो नॉर्मल कम समय वाले जीवाश्म हैं, अधिक समय वाले जीवाश्म हैं, वो सरल संरचना प्रदर्शित करेंगे। जो प्राचीनतम है वो अधिक समय वाले वो, और जो कम समय वाले हैं वो अत्यधिक जटिलता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही मात्रा में हड्डियों की जो मात्रा है वो बची हुई रहती है, इसलिए क्या करेगा? जटिलता का प्रदर्शित करेगा। यह तथ्य भी इस बात को प्रमाणित करता है कि सरल संरचनात्मक वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। मतलब कहा जाए जो प्राचीन जीव हैं
पर यहाँ समझना जैव विकास को प्रमाणित करता है। जैव विकास क्या बोलता है? सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण है। तो यहाँ पर बोलता है जो प्राचीनतम जीव है, प्राचीनतम जीव मतलब ये मान एक जीव है, ठीक है। प्राचीनतम जीव सरल संरचना प्रदर्शित करते हैं। प्राचीनतम जीव कौन सी संरचना प्रदर्शित करते हैं? सरल संरचना प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कम समय वाले, मतलब ये मान जाए एग्जाम्पल के लिए, मैं तो अधिकतर 1965 को उदाहरण देता हूँ, आप जानते हो 1965 का जीव है, ठीक है। और यहाँ पर बनाया हूँ वो 2000 मान लो जाए 16 का जीव है, ठीक है। तो 1965 का जीव है ना, वो है एकदम सिंपल सरल था, और 2016 का जीव क्या था? एकदम जटिल था। तो क्या बोलेंगे, जो सरल जीवों से कौन से जीव का निर्माण हुआ है? जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। तो क्या है? जैव विकास को प्रमाणित कर दिया, सीधी बात, ठीक है। जैव विकास क्या बोलता है? सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण होता है ना। तो प्राचीनतम जीवाश्म सरल संरचना का प्रदर्शन करते हैं, जबकि नवीनतम अर्थात अत्यंत कम समय वाले जीवाश्म अत्यधिक सरल जटिलता का प्रदर्शन करते हैं। तथा यह तथ्य भी इस बात को प्रमाणित करता है कि सरल संरचना वाले जीवों से ही जटिल संरचना वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये सिद्ध हो गया कि जैव विकास सरल जीवों से ही जटिल जीवों का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब जीवाश्म तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और जीवाश्म हम लोग प्रमाण भी कर चुके हैं। अगर आपके पॉइंट में आता है जीवाश्म अभिलेखों के प्रमाण लिखिए, तो इतना ही बस लिखना है और कुछ नहीं लिखना है ना, जीवाश्म अभिलेखों का प्रमाण में। और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको अपनी कहानी टाइप से लिखना है, कोई मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जीवाश्म का बनना। जीवाश्म कैसे बनती है? जीवाश्म कैसी बनती है, ठीक है। तो एकदम सिंपल कहानी है, इसको ज़्यादा दिमाग मत मिल रहा है, ठीक है। जब कोई जीव मर कर अमर हो, इस जीव का नाम जग में, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वाला नहीं है। जब कोई जीव मरकर जल प्रणाली, जैसे कि नदी है, समुद्र है, सागर है या रेत है, ठीक है, सागर के रेत है या मिट्टी है, ठीक है। तो जब कोई जीव मरकर जल प्रणाली, नदी, समुद्र, सागर के रेत या मिट्टी के परतों के नीचे दब जाता है, ठीक है, मरकर दब गया, ठीक है। तो वो कालांतर में चट्टानीकृत के क्रम में ये भी चट्टान अवशेष में बदल जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, जब वहाँ का जो ज़मीन होता है वहाँ पर दब जाती है, वहाँ पर चट्टान निर्मित होने रहते हैं, तो वो उसका जो जीवाश्म है, जो जीव है, वो चट्टानीकृत क्रम में ये चट्टानी अवशेष में बदलते जाते हैं, ठीक है। तथा पृथ्वी के परतदार चट्टानों के बीच पड़े रहते हैं। पृथ्वी के जो परतदार चट्टान है उसके बीच पड़े रहते हैं। कड़े भाग मिट्टी में उपस्थित लवणों के साथ बदल दिए जाते हैं। मतलब जो कड़ा भाग होता है ना, जो बहुत सारे उसके अंग होते हैं, जो जीव मरा हुआ है, वो जो दबा हुआ है, उसका जो कड़े भाग होते हैं, ठीक है, जैसे कि हड्डी ज़्यादा नहीं बदलता है लेकिन बदल जाती है, ठीक है। कड़े भाग मिट्टी में उपस्थित लवणों के द्वारा क्या होते हैं, बदल लिए जाते हैं, तो उत्कृष्ट जीवाश्म बनता है। जब मतलब हड्डी को बदल देंगे तो हड्डी जो उसका जो सफ़ेदपना था, एकदम फ्रेशनेस था, वो नहीं बचेगा, ठीक है, केवल एकदम काला काला बचेगा, ठीक है, जीवाश्म के रूप में बनता है, ठीक है। उत्कृष्ट जीवाश्म बनता है, इस तरह से जीवाश्म बनता है। ये क्लियर हो गया आपको, है ना। और अब इसको मत लिखना, क्योंकि इसमें सभी को इसको इतना काट देना, काटने के बाद यहाँ देखो, ऐसे जीवाश्म बनने को आश्मीभवन कहते हैं। अर्थात जीवाश्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आश्मीभवन कहलाती है, या जीवाश्म आश्मीभवनीकृत कहलाती है, ठीक है, ओके। यह हो गया जीवाश्म का बनना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको नॉर्मल आप देख लेना कहानी की तरह, है ना। अब हमारे जो और आगे पॉइंट आता है वो है जीवाश्म का आयु निर्धारण। अब देखिए, कोई भी जीवाश्म हमको मिलता है तो हम लोग थोड़ी जानेंगे कि कितने साल का हुआ है। आदमी को देखकर बता सकते हैं बीके सर को 26 साल हुआ है करके, है ना, लेकिन बाकी सब तो नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो जीवाश्म को देखकर हम लोग कैसे बताएंगे या कैसे जानते हैं वैज्ञानिक लोग कि जीवाश्म कितने वर्ष हुआ है, कितने करोड़ वर्ष पूर्व है? तो देखिए, है ना, तो जीवाश्म बनाने वाली चट्टानों की परतों का उम्र का पता लगाकर, अच्छा, हमको जीवाश्म का अगर उम्र पता करना है तो जीवाश्म कौन से चट्टान में या कौन से परत में उपस्थित है, उस परत का उम्र ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। अगर उस परत का उम्र ज्ञात हो गया, मतलब चट्टान में जो उपस्थित जीवाश्म है उसका भी आयु ज्ञात हो गया। बात समझ आई? तो जीवाश्म बनाने वाली चट्टानों के परतों की उम्र का पता लगाकर जीवाश्म के रूप में पाए जाने वाले जीव के उम्र का भी पता लगाया जा सकता है। बस वही जो बताया उसी को बता रहा है, ठीक है, कि
हमको क्या करना है, पहले चट्टान का उम्र पता करना है, तो उस जीवाश्म का उम्र भी पता कर देना है, पता हो जाएगा। इस प्रक्रिया में उस जीव की पृथ्वी पर उपस्थिति का सही ज्ञान मिल जाता है, ये तो हम भी बता देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तथा उस समय के वातावरण का भी पता चलता है, ठीक है, क्योंकि जीवाश्मों के बाह्य तथा आंतरिक लक्षण वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, ठीक है। जीवाश्म केवल तलछट्टी या स्तरित चट्टानों में ही मिलते हैं। तलछट्टी मतलब सबसे नीचे, ठीक, सबसे नीचे, और स्तरित मतलब क्या होता है, स्तर होता है एक, सबसे आंतरिक स्तर होता है, स्तरित चट्टानों में ही मिलते हैं, ठीक है। अब जीवाश्मों के आयु का निर्धारण 2 तरीका से किया जा सकता है, वो तरीका आगे दिया गया उसको, ठीक है। मतलब यहाँ तो क्लियर आपको समझ आ गया कि कोई भी चट्टान में, जिस चट्टान में जो जीवाश्म दबा हुआ है, तो उस चट्टान का उम्र पता करो तो जीवाश्म का उम्र भी क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं 2 विधि में, ठीक है। और जो हम लोग चट्टान के बारे में बात कर रहे हो, चट्टान में यूरेनियम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है भाई, पाया जाता है, ठीक है। तो उस चट्टान का उम्र को पता लगाना है, तो अब देखिए, जीवाश्म की उम्र का पता लगाना है तो चट्टान का उम्र पता लगाना पड़ेगा, और चट्टान का उम्र का पता लगाना है तो जो उस चट्टान में उपस्थित यूरेनियम है उसके आयु को पता लगाना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा चट्टान कितने साल पुराना है भैया, है ना। तो यूरेनियम लेड विधि, तो यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है, ये तो आप जानते ही है ना। यह धीमी गति से रेडियोधर्मिता खोकर समस्थानिकों तथा अन्य तत्वों जैसे सीसा, कैल्शियम, पोटेशियम एवं आर्गन में विघटित होती है। देखिए, समस्थानिक मतलब क्या हो रहा है, समस्थानिक हम पढ़ चुके हैं, मैं डबल नहीं बताऊंगा, है ना, ये आप 9वीं 10वीं पढ़ चुके होंगे। तो मान जाइए यूरेनियम है, क्या है, यूरेनियम, ये रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। अब ये धीमी गति से रेडियोधर्मी तक होती है और अपने समस्थानिकों, बहुत सारे समस्थानिक बन जाते हैं इसके, ठीक, यहाँ पर ये अपने समस्थानिक या कहा जाए किसी अन्य तत्व जैसे कि सीसा, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन में विघटित हो जाती है। कौन, यूरेनियम है वो, ठीक है, विघटित हो जाती है ना। अब एक निश्चित बात बता रहा हूँ, एक कि 45 खरब वर्ष में यहाँ अपनी कुल उपस्थिति के आधा रह जाती है, कुल उपस्थिति का आधा रह जाती है। इस वर्ड को समझना, मान जाइए यूरेनियम इतना बड़ा है, ठीक है, चट्टान में, और इसी चट्टान में कौन है, जीवाश्म है। अब हमको जीवाश्म का पता लगाना है, तो ये यूरेनियम को देखो इतना बड़ा है। अब यूरेनियम को अगर 45 खरब वर्ष हो गया, ठीक है, यूरेनियम का अगर क्या हो गया, 45 खरब वर्ष हो गया, तो यूरेनियम का केवल आधा भाग बचा रहेगा, केवल इतना भाग बचा रहेगा। ऐसे अगर यूरेनियम का इतना भाग बचा हुआ है, ठीक है, यूरेनियम जो परमाणु है वो गोल परमाणु है ना जी यहाँ पर, ठीक है, मतलब कहा जाए यूरेनियम परमाणु से मिलकर बना है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम का केवल आधा भाग अगर बचा हुआ है, तो हम लोग जान जाएंगे कि उस यूरेनियम का आयु कितना हुआ है, 45 खरब वर्ष हुआ है, ठीक है। और अगर इस यूरेनियम का वर्ष 45 है, तो उस चट्टान का उम्र भी 45, चट्टान का उम्र नहीं बोल सकते डायरेक्टली हम लोग, उस मिट्टी का उम्र है वो 45 वर्ष है, 45 खरब वर्ष है, और उस जीवाश्म है उसका भी उम्र क्या है, 45 खरब वर्ष है, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चट्टान में उपस्थित यूरेनियम है, इसकी उपस्थिति की मात्रा का ज्ञात करते हैं और चट्टान का सही उम्र निर्धारित कर देते हैं। अगर चट्टान का सही उम्र निर्धारित हो गया तो जीवाश्म का उम्र भी निर्धारित हो जाएगा। ये यूरेनियम लेड विधि है, ठीक है। आगे आता है रेडियो कार्बन विधि, रेडियोधर्मी कार्बन विधि, तो ये भी इसी सेम है ना, सेम कुछ नहीं है इसमें। रेडियोधर्मी कार्बन भी धीरे धीरे रेडियोधर्मी तक होकर, जैसे कि वो रेडियोधर्मी तक होती थी ना, कौन, जो यूरेनियम था वो अपना रेडियोधर्मी तक होता था और किसमें बदलता था, समस्थानिकों में बदलता था, सीसा में बदलता था, कैल्शियम में बदलता था। उसी तरह ये रेडियोधर्मी कार्बन है वो अपनी रेडियोधर्मी तक होकर नाइट्रोजन है, रुबीडियम है, स्ट्रॉन्सियम है आदि में विघटित हो जाती है। रेडियोधर्मी कार्बन 5568 वर्ष में आधा रह जाती है। मतलब मान एक ये कार्बन है, ठीक, अगर इस कार्बन का आधा बस बचा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या हो गया, इस कार्बन को 5568 वर्ष हो गया, और इस चट्टान का उम्र क्या है, 5568 वर्ष है, और उस जीवाश्म का उम्र भी कितना है, 5568 वर्ष है, ठीक है, ओके। ये इतना ही लिख देना आप लोग, ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। यहाँ अर्धतराल उसका अर्ध जीवन काल कहलाती है। जब जीवों की अस्थियाँ निर्मित होती है तो कैल्शियम की कुछ मात्रा उसमें प्रतिस्थापित होती है। इसको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना रेडियोधर्मी कार्बन तक याद करिएगा, ठीक है। आगे जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो आएगा जीवाश्म अभिलेखों के आधार पर घोड़े का विकास। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, उसका क्या नाम था, जीवाश्म अभिलेख,
क्या था यहाँ पर, जीवाश्म अभिलेख। और इसी जीवाश्म अभिलेख के आधार हम लोग किसी भी जीव का निकालेंगे जीवाश्म, तो घोड़े का निकाला गया था, ठीक है, अलग अलग युग में जीवाश्म निकाला गया था। तो उसी जीवाश्म के अभिलेख है, जो जीवाश्म अभिलेख हम लोग को पढ़े हैं अभी, उसी जीवाश्म अभिलेख के आधार पर हम लोग किसको पढ़ेंगे, घोड़े के विकास को। किसके विकास को, घोड़े के विकास को, हॉर्स, ठीक है। और बाकी तब तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ किसी के बारे में पूछना है तो मेरा नंबर तो आपके पास नहीं है और नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सब जन सब्सक्राइब कर देना भैया, क्योंकि मेरे को एक महीना में 100 चाहिए, और नहीं होगा तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे हो जाएगा, समझ नहीं आएगा मेरे को।